गेट को बंद कर लो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज की क्लास हमारी रहने वाली है शरीर क्रिया एवं रचना और कॉमन टॉपिक बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। उसमें कल हमने बात की थी एक्सटर्नल जेनिटलिया और स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से स्पर्मेटोजेनेसिस आपको समझ में आया नहीं, क्यों रईस? नहीं आया ना? स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं आया, पूजा थोड़ा बहुत आया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा फिर से मैं आपको रिपीट करके फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने पहले तो पढ़ा था एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी कि बाहरी अंग, बाहरी जनन अंग। जनन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आगे की जो जनरेशन बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। ऐसे अंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पेज नंबर 324 आपकी बुक में बीएससी वाले में। तो दो बाहरी अंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताए थे, एक तो पेनिस और सेकंड स्क्रोटम, ठीक है। और तो रईस बताएगा कि जो स्क्रोटम जो टेस्टिस है वो बॉडी से आउटसाइड में क्यों प्रेजेंट है, उसका कारण क्या है। जो हाँ स्पर्म बनने में सहायक है, और क्यों सहायक है उसका कारण में, अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते मेल के तो क्या स्पर्म नहीं बनते? तापमान, हाँ टेम्परेचर 3 डिग्री टेम्परेचर क्या है? आगे बताओ पूरा ढंग से। सही बता रहे हो तुम। जो हमारा स्क्रोटम का टेम्परेचर होता है, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 3 डिग्री कम होता है, ठीक है। तो ये क्या कि -3 डिग्री टेम्परेचर स्क्रोटम का होता है, जो कि ये टेम्परेचर जरूरी होता है किसके लिए? स्पर्म बनने के लिए, ठीक है। स्पर्म बनने के लिए, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसके ऊपर स्पर्म बनने में प्रॉब्लम होती है या नहीं बनते, ठीक है। तो इसलिए आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। और जिस कनाल के थ्रू टेस्टिस बाहर निकलते हैं, मैंने आपको उस टाइम जब शुरू किया था हमने मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तब मैंने आपको बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं मेल चाइल्ड में, मेल बेबी में, वो क्या है कि पहले बॉडी से बाहर नहीं होते। जब वो बच्चा पेट में होता है, अगर बेबी बॉय चाइल्ड है, तो क्या है कि जो टेस्टिस हैं वो क्या है कि बॉडी से आउटसाइड नहीं होते, वो अंदर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के, और उसकी लोकेशन होती है किडनी के पास में, ठीक है। कब तक? जब तक वो लगभग उसका जो बर्थ होता है उससे 2 महीने पहले तक। जब उसका बेबी का बर्थ होना है उससे 2 महीने पहले क्या होता है, जो टेस्टिस है वो बॉडी से बाहर आते हैं, और जिस कनाल से बाहर आते हैं उसको इनग्विनल कनाल बोलते हैं। इनग्विनल कनाल, हाँ जी, जन्म से पहले है, हाँ लगभग 7वें महीने मान के चलो, जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जिस कनाल के थ्रू, जिस रास्ते के थ्रू आते हैं उसको इनग्वाइनल कनाल बोलते हैं। हाँ वो उसके पहले अंदर होते हैं, जैसे किडनी है उसके पास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनग्वाइनल कनाल में, ठीक है। इनग्वाइनल कनाल के थ्रू ये बाहर आते हैं, ठीक है। तो एक आपने कभी एक नाम सुना है बीमारी का? हर्निया। हर्निया, हर्निया नहीं सुना? सुना है? क्या होता है? हाँ पेट में। हर्निया का कॉमन सा मीनिंग होता है सिंपल भाषा में कि जो भी पार्ट है, जो भी ऑर्गन है, वो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में घुस जाते हैं, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह में घुस गया, ठीक है। तो हर्निया वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक खास का जो मेल में होता है इनग्वाइनल हर्निया बोल देते हैं, इनग्वाइनल हर्निया। ये जो एक तरह की, जैसे आप नॉर्मल भाषा बोल देते हैं, ये नसें होती हैं, ठीक है, इनग्वाइनल, ठीक है। ये क्या होती है, कई बार
जो मेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं अपनी ताकत से ज़्यादा। ये जिम वालों को भी बहुत होता है। जिम में आपने सुना होगा, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो आपके कोच ने बताया होगा कि लंगोट बांधनी जरूरी है। आपने सुना है? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लंगोट नहीं सुना? स्पोर्टर, ठीक है। तो वो इसीलिए होती है ताकि अगर आप वेट उठाओ तो ये इनग्वाइनल कनाल है जेडो, ये क्या कि ये टूट के कई बार क्या होता है, इसकी वजह से जो स्क्रोटम है या जहाँ पे टेस्टिस है उसके अंदर आ जाती है, यहाँ से टूट के इसमें आ जाती है, तो इसको बोलते हैं इनग्वाइनल हर्निया। तो जो बंदा होता है उसको क्या कि जो पेशेंट है उसको बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होता है, ठीक है। फिर ये ऑपरेट से ही ठीक हो पाता है, ठीक है। तो ये इनग्वाइनल कनाल से निकलते हैं, तो ये इनग्वाइनल कनाल जब टूट के टेस्टिस में आने लग जाएगी तो क्या कि इनग्वाइनल हर्निया बोल देते हैं, ठीक है। वैसे हर्निया बहुत टाइप के होते हैं, एक अम्बलाइकल हर्निया भी होता है। अम्बलाइकल हर्निया यानी कि जो हमारे ऊपर मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी बॉडी पार्ट है, पूरी अपनी बॉडी है एक लेयर से कवर हुई पड़ी है, ठीक है। वो जो मेम्ब्रेन है उसको फाड़ के क्या है, जो अपनी जो ये बोलते हैं धुन्नी बोलते हैं ना, है ना, और क्या बोलते हैं जो सुंडी, इसको अम्बलाइकल बोलते हैं इसमें अब मॉडर्न साइज में। तो वो क्या है कि वो कट के इसके थ्रू बाहर निकलती है, एक अलग सही ऐसे लगने लगे था कुछ चीज़ बाहर आ गई पाइप से, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल्स वगैरह में देखोगे तो हर्निया वाले पेशेंट को तो उसको अम्बलाइकल हर्निया बोल देते हैं। एक यहाँ पे डायफ्राम है अपना, डायफ्राम सुना ना, नीचे यहाँ मसल्स होती है, एक सपोर्ट देती है उसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, कई बार जो लंग्स है या फिर ऊपर की जो यहाँ की जो मान लो लेयर है वो क्या होती है, डायफ्राम फट गई उसके अंदर से नीचे निकल जाती है। तो मेन बात ये है, जिस ऑर्गन की जहाँ पे जगह है उसको छोड़ के वो किसी और ऑर्गन में या और जगह पे घुस जाए तो उसे हर्निया कहते हैं अपन, समझे बात को? तो हाँ, कल हमने बात की थी एक्सटर्नल जेनिटलिया में पेनिस और इसकी क्या कहते हैं स्क्रोटम की। इसके अंदर क्या था, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन था और जिसके अंदर से क्या पास हो रहा था, यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा पास हो रहा था और यूरेथ्रा को हमने क्या क्या, क्या फंक्शन बताया यूरेथ्रा का? यूरेथ्रा का फंक्शन मैंने 4-5 बार 6 बार या 10 बार बता दिया यूरेथ्रा का, इसकी डेफिनेशन भी बार बार बोल के बता दिया आपको। यूरेथ्रा कहाँ होता है खुशी? उस दिन भी पूछा था, उस दिन आपको बताया भी था, आप एक्सक्रीटरी सिस्टम शुरू तैयार करके आए थे। जो यूरेथ्रा है उसका रिलेशन एक्सक्रीटरी सिस्टम से भी है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है यूरेथ्रा, याद हो तो आपको? कहाँ सही बता रहे हैं? हाँ, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे, ठीक है। यानी कि जो यूरिन किडनी ने बनाया है वो यूरेटर्स के थ्रू आया और कहाँ पे स्टोर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो बाहर कैसे निकलेगा, पास कैसे होगा, वो यूरेथ्रा के थ्रू तो आएगा, यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, स्पर्म भी आएगा तो वो भी यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलेगा। तो इट इज कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म, ये डेफिनेशन बताई थी मैंने कल। यूरेथ्रा की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज कॉमन पासेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म, यानी कि ये एक कॉमन रास्ता है किसका किसका, यूरिन का और स्पर्म का, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने पेनिस के अंदर आपको दो टिश्यू बताए थे जिसको इरेक्शन टिश्यू बोला था। एक तो कौन सा था, कॉर्पोरा कैवर्नोजा, ठीक है। और कौन सा था, एक तो कॉर्पोरा कैवर्नोजा और एक था कॉर्पस स्पोंजियोसम, दो बताए थे ना, कॉर्पोरा कैवर्नोजा और कॉर्पस स्पोंजियोसम। तो ये दोनों क्या है कि इरेक्शन टिश्यू है, प्रेजेंट होते हैं किसमें, पेनिस में। और जो ऊपर होता है अपर साइड में होता है वो होता है कॉर्पोरा कैवर्नोजा, अपर साइड पे यानी कि पोस्टीरियर पे, पेनिस के अपर साइड पे कॉर्पर कैवर्नोजा, और आपको बताया था मैंने लोअर साइड में कॉर्पस स्पोंजियोसम होता है। फिर वो आगे जाके ग्लैंस पेनिस में कन्वर्ट होता है,
ठीक है, जो आगे का हिस्सा होता है पेनिस का उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, और उसके ऊपर एक स्किन होती है उसको परफ्यूज बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था एक सर्कमसीजन प्रोसेस होता है, उसमें उस परफ्यूज को यानी कि उस स्किन को रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकली, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था स्क्रोटम क्या होता है। स्क्रोटम भी आउटसाइड ऑफ द एब्डोमेन एक स्किन का सैक है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर रखता है बॉडी से, ठीक है, जो क्या सहायक होता है किसमें, स्पर्म बनने के में। तो अब मैं आपको स्पर्मेटोजेनेसिस बता देता हूँ दोबारा कि स्पर्म बनते कैसे हैं, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल बिगिन एट पुबर्टी एंड कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो मेल होता है ना, मेल चाइल्ड है, उसमें जो है स्पर्म बनने का प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, एट पुबर्टी, ठीक है। और पुबर्टी का टाइम मैंने आपको बताया था अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एरियाज में या अलग अलग बंदों में, या मतलब अलग अलग चाइल्ड में अलग अलग पुबर्टी की एज हो सकती है, ठीक है। पुबर्टी बोलते हैं अपन किशोर अवस्था को, तो वो किसी में 13 साल से भी शुरू हो सकती है, किसी में 14 साल से भी शुरू हो सकती है, किसी में 15 साल से भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो पुबर्टी जो है मेल की पुबर्टी फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट आती है। जो मेल की पुबर्टी है फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट आती है, ठीक है, क्योंकि फीमेल की पुबर्टी का टाइमिंग 12-13 है ना, और कुछ कुछ आज के हिसाब से थोड़ा सा जैसे फास्ट फूड वगैरह का चलन हो गया, हार्मोन इम्बैलेंस होने लगे, तो 11 साल तक भी 10 साल के भी केसेस आजकल आते हैं जिसमें फीमेल को पुबर्टी दिखाई देती है। पुबर्टी का फर्स्ट साइन होता है फीमेल में मिनार्क। मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक तो होती है मिनार्क और एक था मीनोपॉज। ये अपन ने कोई सिस्टम पहले कुछ पढ़ा था कहीं पे, हमने इसकी बात की थी, ये दोनों मैंने आपको बताए थे। सुना इनका नाम या पहली बार सुना है? मिनार्क एंड मीनोपॉज का नाम सुना कभी? पूजा बताया था कुछ, पहली बार सुना है? पहली बार? अभी तो जो फर्स्ट साइन ऑफ पुबर्टी होता है फीमेल में वो क्या है, मेनार्क है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई है फीमेल को, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आई है उसको बोलते हैं मेनार्क, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, उसको क्या बोल दिया, मेनार्क, ठीक है। तो ये अलग अलग मैंने आपको बता दिया क्षेत्र के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, उसके खाने पीने के हिसाब से अलग अलग, या गर्म एरिया राजस्थान है तो हो सकता है थोड़ा जल्दी, और अगर हिमाचल या कश्मीर है तो हो सकता है थोड़ा लेट, ठीक है, डिपेंड करता है, ये वेरी करता है बॉडी टू बॉडी, एनवायरनमेंट टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये हो सकता है 12, 13, 14, या पहले कई पुराने टाइम में कहते थे जैसे 16 तक भी जो है फर्स्ट मेंसेस देखने को मिलता था, ठीक है। फिर आ गया अब यहाँ से इस एज से स्टार्ट हो गया, ठीक है। मेल में तो क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनना शुरू हुआ 14, 15, 13, 14, 15 एज में, वो चलता है थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि पूरी लाइफ उनमें स्पर्म्स बनते रहेंगे, बूढ़ा हो जाए 70 का 80 का, जब तक वो जिएगा तब तक उसमें स्पर्म बनेंगे, ठीक है। लेकिन फीमेल की बात करेंगे तो इसमें भी ऐसा होगा क्या आपके हिसाब से? नहीं होगा ना, तो 45 फिक्स नहीं है, देखो इसमें कुछ भी ना, तो मिनार्क की एज फिक्स है, ठीक है, वेरी करेगा बॉडी टू बॉडी, ठीक है, एनवायरनमेंट या खाना पीना या जैसे भी हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है। और मेनोपॉज भी क्या है, वेरी करेगा, हाँ, लेकिन अपन आइडिया लगाते हैं मिनिमम 45 की एज, है ना। लेकिन कई कई कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया था, फीमेल थी वो, आई थिंक 38 एज थी उसकी, ठीक है। तो वो उसने हिस्ट्री दी मेरे को कि मेरे को डॉक्टर साहब कि मेंसेस नहीं आते, मैं कब से, कहती 2 साल से मेरे को मेंसेस बंद है, ठीक है। और उसका क्योंकि अब एज भी नज़दीक हो सकता है उसको ना भी आए,
तो उसका कारण मेनली क्या है, हार्मोन इम्बैलेंस है। ठीक है, तो कुछ कुछ केस में 40 की एज में भी मेनोपॉज हो सकता है उसकी कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, या फिर किसी रोग के रिजल्ट में, किसी डिजीज के रिजल्ट में। ठीक है, तो अपन एक नॉर्मली जब प्रोसेस को लेके चलेंगे, नॉर्मल वुमेन को लेके 45 की एज में क्या होगा, जो मेंसेस है वो बंद हो जाएगा, यानी कि मीनो यानी कि मेंसेस, पॉज यानी कि रुकना। ठीक है, इसके मेंसेस रुक गए। अगर मेंसेस रुक गए तो जो एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, फीमेल का हार्मोन मैंने आपको बताया था, एक एस्ट्रोजन, मेन हार्मोन यही होता है फीमेल में, है ना, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो एस्ट्रोजन के कारण होते हैं, और मेल में कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, है ना। अगर फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी है तो वो फीमेल जैसे नहीं दिखेगी। अगर फीमेल में एस्ट्रोजन नहीं है ना तो वो फीमेल नहीं रहेगी, मतलब रहेगी तो फीमेल ही, मतलब उसके जो कैरेक्टर है वो फीमेल जैसे नहीं होंगे। और अगर टेस्टोस्टेरोन मेल में नहीं है तो वो मेल की तरह नहीं है। ठीक है, उसके कैरेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है या बिल्कुल नहीं है मेल में, तो हो सकता है वो लड़कियों की तरह थोड़ा हर्ष की हरकतें या दिखने में या बोलने में या चलने में आपको दिखाई देंगे। फिर एस्ट्रोजन की कमी अगर फीमेल में है तो उनकी थोड़ी हरकतें मेल जैसी होंगी, उनकी जो आवाज़ है वो भारी लगेगी आपको। ठीक है, क्योंकि जो फीमेल की आवाज़ होती है, जो वॉइस होती है, उसको बोलते हैं हाई पिच वॉइस, क्योंकि उनकी जो वॉइस है जो हाई पिच है तभी उसकी आवाज़ पतली है। फिर और जो मेल की आवाज़ है वो क्या है, लो पिच, यानी कि मेल की आवाज़ मोटी होती है। ठीक है, वो सभी इसी के कारण है, टेस्टोस्टेरोन के कारण। ठीक है, और फीमेल में जो भी कैरेक्टर्स आते हैं जो फीमेल वाले, तो वो क्या है कि एस्ट्रोजन के कारण है। ठीक है, तो अब जब मेनोपॉज होता है तो एस्ट्रोजन भी कम हो जाता है, या एस्ट्रोजन कम होने के कारण ही मेनोपॉज आता है। ठीक है, तो ये कम हो गया तो क्या होता है, इसके कारण फिर जो फीमेल है उसमें चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है। ठीक है, थकी थकी सी रहने लग जाएगी। ठीक है, और क्या होगा, उसमें कैल्शियम की भी कमी होने लग जाती है। ओस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी होती है, यानी कि हड्डियां उसकी खुरने लग जाती हैं, इसकी वजह से कैल्शियम की कमी के कारण। ठीक है, क्योंकि अपनी हड्डियां स्ट्रॉन्ग तब तक है जब तक हमारे अंदर कैल्शियम भरपूर है ना। तो फीमेल में क्या होगी, 45 के बाद में फिर वो, आपने अक्सर देखा होगा जो 50 के नियर बाई लेडीज होती है वो थकी थकी सी रहने लग जाती है। ठीक है, काम उतना नहीं हो पाता, और मतलब जल्दी थोड़ा सा किसी बात पे चिढ़ने लग जाती हैं, तो परेशान सी रहने लग जाती है, वो हार्मोन का ही खेल है। ठीक है, तो फिर अपनी अब बात कर लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इसका मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन आप किस तरह बना सकते हैं इसका, इसकी डेफिनेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटो यानी कि स्पर्म, जेनेसिस यानी कि बनना, प्रोडक्शन। ठीक है, स्पर्म की प्रोडक्शन हो रही है। अब इसको अच्छे से समझना आप, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। पहले तो मैं आपको इससे पहले एक वो बता देता हूँ, जो मल्टीप्लिकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, कॉपी जो होती है, उसमें मैंने आपको कल दो प्रोसेस बताए थे। एक तो माइटोसिस, किसी सेल को डिवाइड होने के लिए ये दो प्रोसेस अपनी बॉडी में चलते हैं, एक तो माइटोसिस, एक मियोसिस। ये दो प्रोसेस हैं मल्टीप्लिकेशन के, किसी भी सेल को तोड़ के या कॉपी बनती है जो भी। ठीक है, तो अब माइटोसिस क्या है, इसके अंदर किसी एक सेल की, जैसे ये 2n है, ये मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो इसके एक से दो बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर फिर क्या बनेंगे, जो दो बनेंगे ना वो भी दोनों 2n के होंगे, बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ कॉपी होगी
लेकिन ये जो अंदर क्रोमोसोम है ना, ये डिवाइड भी नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। एक से दो और बन गए, लेकिन जो क्रोमोसोम है ये नंबर सेम ही रहेगा। 2n का मतलब क्या है? 46 क्रोमोसोम। एक नॉर्मल में किसी भी इंसान में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर, 46 टोटल क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम पूछे जाए तो 46, और अगर आपको पेयर में पूछे जाए तो 23 पेयर, ठीक है। तो हर इंसान में 46, नॉर्मल अगर इंसान है तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक आपने अपने गली मोहल्ले में या कहीं पे भी स्पेशल चाइल्ड देखे हैं, बच्चे गोल गोल फेस के, जो ये इनके जो अलग स्कूल बनता है जिनका, मतलब ऐसे थोड़ी आंखें ऐसे होती हैं, गोल सा फेस होता है, मतलब जिनको मेंटली रिटार्डेड बोल देते हैं, जो देखें किसी ने। वो आपने एक चीज नोटिस की है कभी? वो जो बच्चे होते हैं या वो बंदे होते हैं, वो सारे पूरी जगह पे एक जैसे होते हैं, शक्ल के एक जैसी शक्लों के होते हैं। मतलब यार कैसे बताऊँ आपको, जैसे मान लो कुछ चाइल्ड होते हैं, उनमें क्रोमोसोम का हेर फेर होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है, ठीक है, जन्म से वैसे होते हैं। उनके क्रोमोसोम 46 नहीं होते, उनके क्रोमोसोम होते हैं 47, 47 होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम की गड़बड़ी के कारण मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते, ठीक है। और फेस उनका पूरा इस तरह से मून फेस जैसे बोलते हैं, उस तरह से होता है, ठीक है। आंखें ऐसे धसी हुई सी होती हैं, ठीक है। और जैसे कईयों के जैसे मान लो मुंह से सलाइवा निकलता रहता है, इस तरह के होते हैं थोड़े, अगर आपने देखे हो तो, या फिर अभी तक नहीं देखे तो हो सकता है अब आपके नोटिस में आ जाए, कोई ऐसे ही घूमते फिरते हो, ठीक है। हमारे तो इधर सिरसा में तो मैंने 2 3 4 5 पूरे स्कूल के बच्चे ही, पूरी बस जाती है उनकी, तो वो सारे ऐसे लगते हैं बहन भाई हैं सारे। हाँ सही बात है, वो है ना, सभी एक जैसे लगते हैं, भले ही आप हरियाणा में, पंजाब में, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, जापान में, चाइना में, जहाँ भी देखोगे उनकी शक्लें सबकी एक जैसी हैं। वो किसके कारण है? उनमें क्रोमोसोम 47 है। अब क्या होता है, जिस टाइम वो मतलब ये फर्टिलाइज होते हैं ना, मेल फीमेल जब पॉपुलेशन करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो उस दौरान क्या है कि जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जो गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, उस टाइम में जो डिवाइडेशन होती है ना, तो उस टाइम में क्या होता है, 46 की जगह उसके क्रोमोसोम जो 21st क्रोमोसोम है ना, 21st क्रोमोसोम है पेयर जो, उसमें ट्राइसोमी होती है। देखो बीमारी को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। आप लोग उसमें क्या करते हैं, इसमें मोबाइल में डाउन सिंड्रोम डाल के देखो, फिर उसमें फोटो देखो कैसी दिखाते हैं आपको, अभी देखो उसमें डाल के गूगल में डाउन सिंड्रोम का पेज, उसमें जो बंदे देखो कैसे दिखाई देते हैं आपको, फिर पता लग जाएगा किस तरह के उनके पिक्चर होते हैं, ठीक है। और इसकी जो डाउन सिंड्रोम की डेफिनेशन होती है, उसको बोलते हैं, ये लिखो, ये जो मैंने लिखा हुआ ना, डाउन सिंड्रोम, फिर उसमें इमेजेस में देखो दिखाई देते हैं कोई, क्या इमेज दिखाई दी है या कोई बस ये स्ट्रक्चर ही दिखा रखे हैं? दिखाएं, बंदे दिखाएं कोई? हाँ इस तरह के देखो, इस तरह के आपको दिखाई देंगे। हाँ ये वाले होगी, इसमें बड़े भी देखो छोटे देखो, ये सारे एक जैसे लगेंगे आपको। है क्या एक जैसे या नहीं है? एक जैसे हैं। तो ये क्या होता है, इसकी आप जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जो 21वां क्रोमोसोम है, वो दो की जगह, जैसे 1+1 होता है, दो की जगह इसमें एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा मल्टीप्लाई हो गए, एक और क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, जिसके कारण उनमें ये एरर आ जाता है और ये बीमारी डाउन सिंड्रोम हो जाती है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि डाउन सिंड्रोम में कौन सा क्रोमोसोम चेंज होता है, तो उसमें ऑप्शन भी होता है ट्राइसोमी ऑफ, ट्राइसोमी यानी कि वैसे तो पेयर में होते हैं, पेयर का मतलब दो है, ट्राइसोमी यानी कि तीसरा भी एक उसमें आ गया, तो वो एरर हो गया, तो उसके कारण क्या हो गया, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, जिसके कारण क्या है, डाउन सिंड्रोम
उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस ये मल्टीप्लाई करने के लिए एक प्रोसेस होता है किसी भी सेल को। अब स्पर्म भी तो हमारे बॉडी में एक सेल ही है, स्पर्म भी एक सेल है। तो माइटोसिस जो है इस तरह से आइडेंटिकल कॉपी बना देता है, लेकिन जो क्रोमोसोम है उनको आधा आधा नहीं करता। समझे बात को? नहीं समझे? समझे कुछ बात? नहीं समझे? देखो, दो प्रोसेस है मल्टीप्लाई के किसी भी अपनी बॉडी में सेल के। एक का नाम है माइटोसिस, एक का नाम है मियोसिस। इतनी बात समझ लगी? जो माइटोसिस वाला प्रोसेस है, ठीक है, जैसे अपने बॉडी में एक सेल है, ठीक है, 2n है वो, 2n यानी कि जैसे मान लो 46 क्रोमोसोम है, उसको मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई मतलब गुना करता है, ठीक है। तो उसको जब बनाएगा ना, जो दो सेल नए बनेंगे, तो उसमें भी 2n बनेंगे, यानी कि 46 क्रोमोसोम ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा ये 2n 46 है तो 23 इधर कर दिए, 23 इधर कर दिए, ऐसे नहीं करेगा, सेम ही बना देगा बिल्कुल। जो मियोसिस है इसमें डिफरेंस क्या है, ये क्या करता है, यहाँ पे कोई 2n का सेल है ना, ये क्या करेगा 1n 1n 1n, यानी कि 23 इधर 23 इधर। अब समझे बात को? पूजा बनी बात कोई? नहीं बनी अभी भी ना? बन गई, ठीक है। तो ये तो पहले हो गया अपना डिवाइड का तरीका, क्योंकि मैंने कल आपको स्पर्मेटोजेनेसिस पहले बता दिया था, मल्टीप्लाई बाद में बताई थी, इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो गए थे। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ पे है, कौन से स्ट्रक्चर में होता है? स्पर्म का प्रोडक्शन जो होता है वो कहाँ पे होता है? हाँ बोलो बोलो। देख के भी नहीं पढ़ा जा रहा है क्या? हैं? ये वर्डिंग हार्ड लगती है क्या? पढ़ने पढ़ने में हार्ड लगती है क्या, मुश्किल लगती है? बताओ पूजा। सेमनी किधर आगे, ठीक है। तो जो ये प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, यानी स्पर्म बनने का, ये होता है सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। तो ये सेमनीफेरस ट्यूबुल कहाँ होता है, ये किस में होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस तो इसमें बनता है, लेकिन सेमनीफेरस ट्यूबुल कहाँ होता है? ये टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस का ही तो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कंपार्टमेंट बना हुआ होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वहां पे होता है, सबसे पहले क्या होता है, वहां पे सेल होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जो जिससे स्पर्म बनने हैं। वहां पे क्या होगा, पहले स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, ये सेल होता है, समझे? ये एक सेल होता है और इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, 2n है, 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले एक माइटोसिस होगी, माइटोसिस। अब माइटोसिस में क्या हो रहा था, माइटोसिस में क्या हो रहा था, हैं? माइटोसिस में है, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है इसको स्टेम सेल भी बोल देते हैं, जैसे यानी कि मेन जड़ है ये, ठीक है। तो ये डिवाइड होंगे, मैंने इसमें आपको बताया था, ये 46 ही रहेंगे, दो बन तो जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा 23 इधर कर दिए 23 इधर, क्रोमोसोम को डिवाइड नहीं करेगा। सेम जैसे ये था ना, ये भी 2n है, तो इसने 2n के बना दिए, ठीक है। तो इधर बन गया एक दोबारा स्टेम सेल, ठीक है। ये भी एक स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल जो है उसको अंडरगो रैपिड माइटोसिस प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल बिफोर पुबर्टी, ठीक है। ये क्या करते हैं, पुबर्टी से पहले क्या बनाते हैं, स्टेम सेल। स्टेम सेल किसको बोल रहे हैं, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि पुबर्टी से पहले ये बन जाते हैं,
फिर क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मॉडिफाइड स्पर्मेटोगोनिया डिवीजन। फिर जो हमारे अंदर एक मैंने आपको बताया था एफएसएच हार्मोन होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेल में भी काम करता है, फीमेल में भी काम करता है। मेल में स्पर्म बनाने में हेल्प करता है, फीमेल में ओवम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये बनाता कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। जब अपने ग्लैंड्स पढ़े थे वहां पे मैंने एफएसएच और एलएच पढ़ाया था, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था, एक फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच बनाया, ठीक है। ये क्या करेगा, जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, ये स्पर्मेटोगोनिया है, इनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है डिवीजन के लिए। तो वन सेल प्रोड्यूस्ड इज ए स्टेम सेल, द अदर सेल प्रोड्यूस्ड बिकम ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे दो बने ना, इससे दो बने ना, एक तो बन गया स्टेम सेल और इधर वाला बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट यानी कि स्पर्म का सेल बन गया प्राइमरी। ध्यान से समझना, ना समझ लगे पूछ लेना, ठीक है। एक तो बन गया स्टेम सेल, एक बन गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किससे डिवीजन, किससे हुई है, माइटोसिस से, ठीक है। तो दोनों 2n है, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस। तो ये तो ऐसे रहेगा, ये उसी तरह से इधर अलग साइकिल चलेगी, ठीक है। फिर अब अपन इससे एक साइकिल चला लेते हैं, ये क्या होगा, मियोसिस 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने दो पढ़े थे ना, एक माइटोसिस एक मियोसिस, हाँ, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। पर किसकी होगी, इसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। यानी कि अभी ये कच्चे स्पर्म है, ठीक है, अभी बनने के प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट होगी, तो ये क्या होगी, 1n हो गए 23 वाले, ठीक है। अब ये क्या बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, सेकेंडरी, यही हो गया स्पर्मेटोसाइट, एन, ठीक है। एक मियोसिस होगी, सबसे पहले एक माइटोसिस होगी, उसके बाद एक मियोसिस होगी, फिर मियोसिस दोबारा भी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फिर सेकंड मियोसिस होगी, तो इसके अंदर क्या हो गया, फिर दोनों 1n में 4 स्पर्मेटेड बन जाएंगे, इनसे 2 इससे बन जाएंगे, n इधर n और n। अब 4 जो निकले ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, जो 4 निकले हैं उनका नाम है स्पर्मेटिड्स, यानी कि अभी मैच्योर नहीं है ये स्पर्मेटिड्स। अब 4 हो गए, ठीक है, 4 स्पर्मेटेड हो गए। फिर क्या होगा, अब ये जो चारों स्पर्मेटेड है ना, 1 2 3 4, ये ग्रो करेंगे, डेवलपमेंट होगी इनकी, जो डिफ्रेंशिएशन कहते हैं ना अपन, उनको डेवलप होना या ग्रो करना बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, चारों स्पर्म बन जाएंगे, ये भी स्पर्म बन गया, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। 4 आपके स्पर्म बन गए, दी अदर सेल प्रोड्यूस्ड बिकम ए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो मियोसिस। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या की मियोसिस में गया, ठीक है। मियोसिस होके क्या हो गया, हैप्लॉइड स्पर्मेटेड आर प्रोड्यूस, यानी कि सिंगल सिंगल जो है क्रोमोसोम वाले एन 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 वाले 4 बनेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, लेट स्पर्मेटेड आर प्रोड्यूस्ड विद डिस्टिंक्ट रीजन, जो ये स्पर्मेटेड है ये आगे जाके स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो क्या होता है, जो स्पर्म बनता है, एक बार जो स्पर्म बनते हैं वो 65 से लेके 75 दिन तक का टाइम ले जाते हैं। जो स्पर्म बनते हैं उनमें टाइम कितना लग जाता है, 65 दिनों से लेके 75 दिनों तक, यानी कि 2 से 2.5 महीने, 2 से 2.5 महीने में स्पर्म बनता है, ठीक है। तो इसको आप अभी भी आपको शायद स्पर्मेटोजेनेसिस समझ नहीं आया होगा, थोड़ा आया होगा थोड़ा नहीं आया होगा, इसको आप एक बार खुद पढ़ना, ठीक है। इससे बुक से भी पढ़ना और वैसे भी गूगल वगैरह से या जैसे भी करके आप
एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करना, जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक ये चीज़ आपको समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है। हो सकता है आ गई होगी लेकिन कम आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से मतलब उस तरह से डिवाइडेशन वगैरह, तो अगर आप साइंस से नहीं हो तो आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या थे, साइंस से थे, फिर भी ये चीज़ें समझने में थोड़ी मुश्किल हुई थी हमें। दूसरी तीसरी बार जब हमने खुद ने पढ़ा तब समझ आया था, ठीक है। तो ये इस तरह से स्तंभ बनेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, बाकी आप कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू।